बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अशर अली शेख और एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज़ के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 जो है उसके अंदर हमने ग्राफिकल एक क्वेश्चन जो है, जिस तरह का क्वेश्चन एप्टीट्यूड के सीरीज़ जो होती है या एप्टीट्यूड के जितने भी पेपर्स होते हैं, चाहे वो एमकेट वालों के हो चाहे वो ईकेट वालों के हो, यानी कि किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा अप्लाई करना चाह रहा है, किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसके जो टेस्ट होते हैं उसके टेस्ट में जो ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, जिसका ताल्लुक हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम स्टोइचोमेट्री हो गई स्पेशली, उसके अलावा अदर जो चीज़ें हमारे पास सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह के हवाले से हो गई, वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। तो उसके लिहाज से हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। जिन लोगों ने उस लेक्चर को देखा है दे ऑल नो वेरी वेल कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस की और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने ये भी बताई। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो आपके पास ऊपर आई बटन पर अगर आप देखें तो आपके पास रिकमेंडेड वीडियो में शो कर रही होगी वो वीडियो, पहले आप उसको देख लें, देन फिर आप लेक्चर नंबर 2 को जो अभी हम बताने जा रहे हैं उससे प्रोसीड करें। अब लेक्चर नंबर 2 जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई एक अहम लेक्चर है। क्यों इंतहाई एक अहम लेक्चर है? वैसे तो बजाते आपको देखने में जो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन से आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर लाने के बाद सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर लाने के काबिल नहीं होंगे, बल्कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको 3 फायदे मिल जाएंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो मैं गिनवाऊं तो सबसे पहले फ़ायदे के मुताबिक आप लोग इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, लाइक क्वेश्चंस जिसको मैं कह सकता हूं, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन सब क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। आपको आ जाएगा कि आप किस तरह से इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व करें। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह कि हम इस क्वेश्चन में जो एप्टीट्यूड के बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है शॉर्ट ट्रिक की, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। किसकी शॉर्ट ट्रिक हम जानेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो एक अच्छी चीज़ है शॉर्ट ट्रिक जो है स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। जो भी बच्चे किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने एंट्री टेस्ट को दे करके पास करना चाह रहे हैं तो उन्हें ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है स्पेशली आनी चाहिए। और तीसरा और एक अहम फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो सबसे ज़्यादा अहम फ़ायदा क्या है कि जिन क्वेश्चन से रिलेटेड लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की जा रही होती है तो वहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट इतना अहमियत क्यों रखता है। और अगर हम उस इम्पोर्टेंस को जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की है भुला देंगे तो यकीनन हमारे पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन का वो 100% गलत आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो अहम बात है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर 3 है। और ऑप्शन नंबर 3 को समझने के लिए पहले ऑप्शन नंबर 2 को जानना होगा और पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आप पॉइंट नंबर 1 भी सीख जाएंगे। सही है? यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें ज़रा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर एज शोन। कैल्शियम का रिएक्शन दिखा रहा है वाटर के साथ कि कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। उसका रिएक्शन जो उसने बताया वो क्या बता रहा है? कैल्शियम मेटल है सॉलिड फॉर्म में, और कैल्शियम मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराया जा रहा है? कैल्शियम मेटल रिएक्ट हो रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में हमारे पास बन रही है, और उसके साथ साथ H2O गैसियस फॉर्म में एवापोरेट हो जा रही है। H2O गैसियस फॉर्म में एवापोरेट हो जा रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन के हवाले से रिएक्शन की डिस्कशन।
यहाँ तक बात क्या चीज़ अहमियत रख रही है, वो ये कि रिएक्टेंट एक सॉलिड और H2O ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में, एक प्रोडक्ट एक्वस फॉर्म में और एक प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, अभी इस बात को यहाँ पर हमें मद्देनजर रखना है। What is the initial mass of the solution? Sorry, what is the total mass of the solution कह रहे हैं। What is the total mass of the solution that remains when 40 gram of calcium reacts with 100 gram of water? क्या कह रहे हैं? What is the total mass of solution that remains? What will be the total mass? किसका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन जो इन्होंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है उसका कितना मास जो है रिमेन यानी बाकी रह जाएगा, ये कैलकुलेट करना है। जब आपके पास दो चीज़ों के हवाले से इसने वैल्यू दे दी, इसने कहा जब आपके पास कैल्शियम मेटल जो है वो हो 40 ग्राम और आपके पास जो वाटर है ये वाटर कितना होना चाहिए 100 ग्राम। ठीक है, तो मुझे ये बताइए जब इस तरह से मैं मिलाने की वजह से सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लूँगा तो सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना रह जाएगा, ऐसा क्वेश्चन इसने क्यों पूछा। लास्ट क्वेश्चन में भी हम इसी तरह की कुछ चीज़ें डिस्कस करके आए थे। उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी रिमेंबर होंगी, रिटेन होंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को याद है चीज़ें तो काइंडली वो इस वीडियो के कमेंट्स में बता दें, जी सर हमें उस वीडियो से रिलेटेड ये वाली बात याद है। वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हमारे पास प्रोडक्ट में गैसेस बन रही हो, क्या बन रही हो? प्रोडक्ट में गैसेस बन रही हो, तो जिस जगह पर या जिस वेसल में रिएक्शन किया जाएगा, रिएक्शन होगा, उस वेसल में से मास जो है गैस का वो कम होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। क्यों डिक्रीज होता रहेगा? बिकॉज जो गैसियस प्रोडक्ट है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन वहां से क्या हो रही होगी? वेसल से लिबरेट हो रही होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई, उम्मीद है आप लोगों को। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ें और गौर से देखें तो जो गिवन डाटा है कुछ उसके हिसाब से जो हमें आइडिया मिल रहा है, तो वो कहना तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कितना मास जो है बाकी रह जाएगा, आप मुझे वो बता दीजिए। लेकिन कितना मास बाकी रहेगा ये पता करने के लिए मुझे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट कितना बनेगा। सही है, प्रोडक्ट कितना बनेगा पहले मैं ये बता सकता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अच्छा प्रोडक्ट में इतना मास रह जाएगा, इतना मास रह जाएगा, ये इतना मास रह जाएगा। तो मुझे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात का मुझे मालूम होना चाहिए कि आखिरकार पहले प्रोडक्ट कितना बन रहा है, देन फिर मैं ये बता सकता हूँ कि उस प्रोडक्ट में से कितना मास खत्म हो जाएगा या कितना मास लिबरेट हो जाएगा। एज एक्चुअली नो कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि गैसियस प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारे पास कुछ अमाउंट गैसियस प्रोडक्ट का खत्म होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से कितना मास खत्म हो जाएगा, तो जो रिमेन रह जाएगा मेरे पास वही प्रोडक्ट का मास होगा। ठीक है, तो असल में मुझे ये बताना है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के गिवन डाटा के हवाले से गिवन क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखूं तो साफ साफ ये बात क्लियर नजर आ रही है कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक हमारे पास जो ब्रांच है केमिस्ट्री की एक जिसका नाम है स्टोइचोमेट्री उससे है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक इससे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन से है और इस क्वेश्चन को हमें स्टोइचोमेट्री के एस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। और स्टोइचोमेट्री के कैलकुलेशन जब भी सॉल्व किए जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एक अहमियत चीज़ रखते हैं स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर वो होता है एक लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो सबसे ज़्यादा एक अहमियत की हामिल है जो चीज़ वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो जो सबसे ज़्यादा एक अहमियत रखता है अपनी इस क्वेश्चन के अंदर।
जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही कह दिया कि मैं अब शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्या है, जो कि एक बहुत अहमियत वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस लेक्चर सीरीज का। तो चलते हैं अपने उस शॉर्ट ट्रिक की तरफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में आपके पास मासेस गिवन होंगे तो जितने भी सब्सटेंसेस का मास गिवन हो आप उससे डिवाइड करा दें उसके मॉलिक्यूलर मास से सबसे पहले। तो एज यूजुअल आपके पास अगर क्वेश्चन को आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट रिमेन्स व्हेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो जैसा कि मैंने कहा कि मासेस को पहले डिवाइड कराएंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो कैल्शियम के हवाले से अगर हम देखें तो कैल्शियम का हमारे पास मास गिवन है 40 ग्राम और उसको डिवाइड करा देंगे हम उसी के एटॉमिक मास से 40 से, तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से दूसरा जो सब्सटेंस है अगर क्वेश्चन में आप देखिए दोबारा से तो कह रहा है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का डाटा है वो वाटर का डाटा कितना दिया है इन्होंने, वाटर का डाटा इन्होंने गिवन दिया है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम दिया है, ठीक है, जिसको हम क्या डिवाइड कर देंगे 18 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर गौर से देखें तो ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5 पॉइंट समथिंग के करीब पहुंचाएगी, ठीक है। अब जब आपने तमाम मासेस का डाटा जो है सॉल्व आउट कर लिया इस तरह से, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखनी है लीस्ट वैल्यू। क्या देखनी है आपको, लीस्ट वैल्यू। अभी अगर हम यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में देखें तो ये 5 पॉइंट समथिंग एक लार्जर वैल्यू है और 1 जो है वो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है। तो जो लीस्ट वैल्यू है हमारे पास यही क्या हो जाता है आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या हो जाता है आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ, यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में, इस डाटा में, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है कैल्शियम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं ये बताऊंगा कि आखिर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों हमने फाइंड किया, लिमिटिंग रिएक्टेंट की अहमियत क्या है, एक क्वेश्चन में, एक एमसीक्यू में हमें क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड होना चाहिए, ठीक है। और एज वी ऑल नो कि स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि 2 रिएक्टेंट था कैल्शियम और वाटर, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट जब हमें पता चल जाता है फिर हम सिर्फ उसका रिलेशन चेक करते हैं। कैल्शियम का रिलेशन हम देखेंगे यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स है, जो कि हमारे पास पहला प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास कौन, दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास H2O, ठीक है, जो कि गैसियस फॉर्म में हमारे पास बनके, सॉरी हाइड्रोजन गैस थी हमारे पास जो कि H2O बन करके हाइड्रोजन गैस थी जो कि हमारे पास यहाँ पर ड्यूरिंग द रिएक्शन लिबरेट हो रही है, एवापोरेट हो रही है, ठीक है। तो अब हम कैल्शियम के डाटा से चेक करेंगे कि हमारे पास दोनों प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर गौर से, तो जितना मेरे पास लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जितना भी मेरे पास रिएक्टेंट होगा ऑब्वियसली 100% उतना ही क्या बन जाएगा, मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में दिया गया है, शॉर्ट ट्रिक में आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो जाहिर है कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो इसको आपको समझना पड़ेगी। अब नॉर्मल या आम स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनको एप्टीट्यूड के हवाले से नॉलेज नहीं होती अच्छी, तो वो क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे। जबकि जो एक अच्छा बच्चा है, जिसके पास एक माइंडसेट जिसका बिल्कुल प्रॉपर चल रहा हो, जो एक शार्प बच्चा है, जो स्मार्ट वर्क करना जानता है, वो क्या कहेगा कि मैं तो पढ़ करके आया हूँ कि मैं ये इस बात को जानता हूँ कि जितना भी मेरे पास स्टोइचियोमेट्री का रूल है कि टोटली जो आपके पास रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, 100% प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, नो साइड रिएक्शन शुड अकर, ठीक है। यानी फजूल में, यानी प्रोडक्ट के अलावा कुछ और नहीं बनना चाहिए, और 100% रिएक्टेंट किस में कंज्यूम हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर मैं मासेस देखूं रिएक्टेंट के, तो जो मुझे मास दिया है वो एक रिएक्टेंट का मास दिया है 100 ग्राम, एक रिएक्टेंट का मास दिया 40 ग्राम, तो टोटल हो गया 140 ग्राम। अब 140 ग्राम मेरे पास रिएक्टेंट है, तो ऑब्वियसली मेरे पास प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 140 ग्राम ही बनेगा, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट में से वो चीज जो यहां पर बन रही है उसको कैलकुलेट करने के बजाय मैं यहां पर उस, यानी कि पूरे तौर पर मैं उन तमाम चीजों को पहले कैलकुलेट करूं कि पहले ये बन रहा है, ये बन रहा है, उससे ज्यादा बेहतर है मैं स्मार्ट वर्क करूं, और स्मार्ट वर्क करने के बाद मैं पहले उस चीज को यहां पर कैलकुलेट करूं कि आया कि
लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से वो चीज जो यहाँ से लिबरेट हो जा रही है, पहले मैं उसका मास यहाँ पर कैलकुलेट करूं। कौन सी चीज यहाँ पर लिबरेट हो रही है, अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पर जो चीज मेरे पास लिबरेट होती चली जा रही है वो चीज क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो पहले मैं उसी का रिलेशन निकालूं। कैल्शियम से मेरे पास यानी कि 1 मोल कैल्शियम जब 2 मोल वाटर के साथ, क्वेश्चन में आप रिएक्शन को देख लीजिए, कैल्शियम जब 2 मोल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी कि 1 मोल कैल्शियम से मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। और अगर मासेस को देखूं तो मीन्स के 40 ग्राम जो मेरे पास कैल्शियम होगा तो मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनेगी। और डाटा में भी आपको क्या गिवन दिया, डाटा में भी आपको 40 ग्राम ही गिवन दिया है, मतलब 40 ग्राम से आपके पास ऑब्वियसली 2 ग्राम ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जितना भी आपके पास प्रोडक्ट बनता जा रहा है ये ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा, आपके पास लिबरेट होता चला जाएगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जब आपके पास लिबरेट होता चला जाएगा तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट में अभी हमने टोटल मास क्या कैलकुलेट किया था, रिएक्टेंट में हमने कैलकुलेट किया था 100 ग्राम वाटर प्लस 40 ग्राम जो आपको गिवन दिया है, तो टोटल हो गया 140 ग्राम हो गया। 140 ग्राम में आपके पास 2 ग्राम जो है आपके पास हाइड्रोजन गैस का बनेगा, बकिया 138 ग्राम किसका बनेगा, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनेगा। तो ये जो 2 ग्राम है ये आपके पास वेसल के अंदर से कंटिन्यूअसली जो है वो लिबरेट होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। इट मीन्स के प्रोडक्ट आपके पास कितना बाकी रह जाएगा इस 2 ग्राम को हटाकर, यानी 140 ग्राम में से अगर आप 2 ग्राम को माइनस कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आती वो आती 138 ग्राम, यानी ये वो मास है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास बाकी रह जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगा, यानी आंसर तो सिंपली हो गया आपके पास क्या, 138 ग्राम। लेकिन आया जो मैंने आपको बात कही कि हम स्टोइचियोमेट्री के जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों निकाला, लिमिटिंग रिएक्टेंट की आखिर अहमियत क्या है यहाँ पर। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम को लिमिटिंग रिएक्टेंट मान रहा हूँ जो कि असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक एक्सिस रिएक्टेंट नहीं है, तो उसकी वजह से एक्चुअल मास मुझे पता चल जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस कितना बनेगा, 2 ग्राम। ठीक है, और आपके पास जो 100 ग्राम वाटर दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन आपके पास 1 मोल कैल्शियम के साथ 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, यानी 40 ग्राम कैल्शियम टोटली कंज्यूम हो जाएगा जब 36 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास क्या हो जाएगा, कंज्यूम होगा। और बकिया जो मास है वाटर का वो बाकी रह जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, आपके पास 64 ग्राम जो है वाटर वो बाकी रह जाएगा, यानी कि 100 ग्राम उसने गिवन दिया, 100 ग्राम में से 36 कंज्यूम हो जाएगा, 64 बाकी रह जाएगा। अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा क्वेश्चन के कि हम इस क्वेश्चन में 3 अहम चीज़ें जो है वो जानेंगे, तो जो सबसे अहम जो तीसरा पॉइंट है अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं, वो क्या कि अहमियत क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, आखिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही क्वेश्चंस को सॉल्व क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है। एक्चुअल में अगर हम गौर से देखें क्वेश्चन को, तो अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कैलकुलेट हम कर रहे हैं, कैल्शियम को, तो उसके हिसाब से हमने डाटा कैलकुलेट किया, हमारे पास हाइड्रोजन गैस कितनी बनती हुई नजर आई, 2 ग्राम। और बकिया जो है वो वाटर रिएक्ट नहीं करेगा, खत्म हो चुका है कैल्शियम, तो कुछ भी नहीं होगा, उस वाटर के साथ कुछ भी नहीं बनेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर वाटर को लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ लेते तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन हमारे पास 2 मोल वाटर जो है वो रिएक्ट करता है 1 मोल कैल्शियम के साथ, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है और 1 मोल हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो हम हाइड्रोजन गैस का रिलेशन निकाल रहे थे, क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि जितना आपके पास एवापोरेट हो जाएगा उसको हम देख लें डायरेक्टली, तो हमें पूरी चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है एप्टीट्यूड के अंदर, हमें तो हार्ड वर्क करना नहीं है। ठीक है, तो वाटर के हवाले से अगर हम देखें तो उससे भी कितने मोल बनेंगे, आपके पास 2 मोल वाटर से 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही होगी। अब गिवन डाटा के मुताबिक अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो गिवन डाटा के मुताबिक मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा। गिवन डाटा के मुताबिक मेरे पास 36 यानी कि जो मेरे पास नजर आ रहा है यहाँ स्टैंडर्ड डाटा 36 ग्राम से मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा ही है, एक हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक मास होता है 1 AMU यानी कि 1 ग्राम पर मोल, 1 मोल में यानी कि 1 ग्राम मौजूद होगा, और जब मेरे पास H2 लिखा हुआ तो मतलब मेरे पास 2 ग्राम पर मोल यानी कि एक H2 के अंदर 2 ग्राम जो है मास मौजूद होगा। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर से मेरे पास 2 ग्राम जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी, और जब ये 100 ग्राम मौजूद होगा तो उससे कितनी प्रोड्यूस होगी मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम, तो 2 18 36, और आपके पास 100 को जब आप डिवाइड करेंगे 36 से, उम्मीद है आपके दिमाग में आंसर कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर घूम रहा होगा, और ऑब्वियसली जो भी आंसर घूम रहा होगा आपके पास वो प्रीवियस आंसर से टोटली डिफरेंट होगा, बिल्कुल ऐसा ही है।
क्यों 100 को 18 से डिवाइड करने पर आपके पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 5.55 समथिंग, आपके पास आंसर आ रहा होता है। और पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था आपके पास यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनेगी, और अभी क्या पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास 5.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनेगी। 5.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस उस वक्त बनेगी जब पूरे के पूरे 100 ग्राम ऑफ वाटर से रिएक्शन करने के लिए मेरे पास हर टाइम कैल्शियम अवेलेबल हो, जबकि कैल्शियम की अवेलेबिलिटी तो खत्म हो जा रही है जैसे ही मेरे पास वाटर कितना 36 ग्राम कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद जितना भी वाटर मौजूद है मेरे पास 64 ग्राम, उसके साथ तो रिएक्ट करने के लिए मेरे पास कैल्शियम मौजूद ही नहीं है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि मेरे पास 2 ग्राम से ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अगर आप बिना लिमिटिंग रिएक्टेंट को जाने बगैर जो है अगर आप किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन को करेंगे तो यकीनी तौर पर आपका आंसर हमेशा हमेशा गलत ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपके पास, ऑब्वियसली द ऑप्शन आंसर इज द सी 138 ग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, अगर आप तमाम लोगों को ये तमाम चीज़ें सही लगी, समझ आ गई बातें, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हवाले से पूछना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आपको टोटली सब कुछ क्लियर हो गई है, आपको इसके हवाले से जो आपका फीडबैक है इस क्वेश्चन का वो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके फीडबैक्स जैसे भी मुझे मिलते हैं, ठीक है, या जिस तरह के भी आपके फीडबैक्स मिलते हैं, तो जाहिर है ये मेरे लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा ताकि मैं मजीद उससे बढ़कर उसके लिए और मजीद काम करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स ही रहेंगे कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने तमाम क्लासमेट्स के साथ, उन लोगों के साथ जो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है, परेशान है, वो घर पर बैठे हुए किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लिया, तो वो भी एप्टीट्यूड के हवाले से जो है चीज़ें सीख पाएंगे, और आप भी इन चीज़ों को सीखिए ताकि आपकी मजीद तैयारी जो है वो फर्निश आप और मजीद होते जाएंगे और आप अपने एडमिशन को और सिक्योर करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम लेक्चर नंबर 3 को अपलोड करेंगे तो उसकी फ़ौरन से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और यकीन माने जैसा कि लेक्चर नंबर 1 था उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन लेक्चर नंबर 2 हुआ। तो हमेशा से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं न्यू लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर से और मज़ीद बेहतर बनाता रहूं और मज़ीद नए नए पॉइंट्स देता रहूं ताकि स्टूडेंट्स उन चीज़ों को गेट करते रहें और अच्छे से अच्छी उनकी तैयारी हो पाए। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।